हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का जो जनरली माइंडसेट ये होता है कि अगर एक कंपनी बहुत बड़ी है और हिस्टोरिकली उसने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है तो गोइंग फॉरवर्ड आगे जाके वो उस तरह से ग्रोथ नहीं दिखाएगी, उसमें उस तरह से पैसे नहीं बनेंगे। ये जो माइंडसेट है ये मेरे हिसाब से काफ़ी गलत माइंडसेट है, क्योंकि होता ये है कि हम लोग सोचते हैं कि ये कंपनी 5 साल तक अच्छी ग्रोथ दिखाई है और फ्यूचर में इस तरह की ग्रोथ नहीं दिखाएगी। लेकिन हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स बेसिकली देखना है, क्योंकि इधर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, देखना ये है कि कंपनी वेदर 2 साल काम कर रही है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, अच्छी खासी ग्रोथ उसमें दिख रही है या नहीं, बॉटम और टॉप लाइन में। अगर सेल्स उसकी अच्छी तरह से बढ़ रही है और प्रॉफिट भी अच्छी तरह से बढ़ रही है, भले वो कंपनी 25 साल पुरानी हो, 50 साल पुरानी हो, भले हिस्टोरिकली उसने अच्छी खासी ग्रोथ दिखा दी हो, लेकिन ये 2 पैरामीटर में अगर अच्छी खासी ग्रोथ है तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बनता है। राइट गाइज, तो उसी पैरामीटर में, उसी बेसिस पे हम लोग कंपनी को जज करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक पिक, और जिस कंपनी की आज हम लोग बात कर रहे हैं वो कंपनी का नाम है रिलायंस। आप सब ने इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दी है, लेकिन जैसे मैंने कहा हम लोग इसकी हिस्टोरिकल डेटा स्टडी करेंगे, उस बेसिस में एनालाइज करेंगे कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं क्या ये सही टाइम है एग्जिट करने का। तो जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है ये कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैंने कहा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये, और ये कंपनी की प्रोज देखे तो अगेन सबसे बड़ी कंपनी के साथ ये इंडिया की ऑयल एंड रिफाइनरी में भी सबसे बड़ी कंपनी है। ये इसके प्रोज हम सब जानते हैं, और उसके फ्लिप साइड की बात करें, उसके नेगेटिव की बात करें तो कंपनी की जो डिविडेंड है वो कुछ हद तक, कंपनी की डिविडेंड जो है वो कुछ हद तक कम देती है। अब हम दोस्तों देख लेते हैं इस कंपनी के जो मेजर कॉम्पिटिटर्स है, क्योंकि इसका मेनली बिजनेस आता है ऑयल एक्सप्लोरेशन से, इस सेगमेंट में है। तो इसके मेजर जो पीयर्स है वो IOCL, BPCL एंड HPCL, जो बेसिकली पेट्रोलियम में है, उस इंडस्ट्री एनर्जी सेक्टर में है, ये इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स है। हालांकि मुझे ये लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये कंपनी में और वैल्यू जनरेट करेगी, स्पेशली जब से ये जियो का ग्रोथ हम सब देख रहे हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है। तो पीयर्स की बात कर लिए, अब देखते हैं इस कंपनी में इन्वेस्टर्स कौन कौन है। प्रोमोटर्स के पास 51% शेयर है, FII के पास 25% शेयर है, DII के पास 14% शेयर है, और रिटेल के पास 11% की इसकी होल्डिंग है। तो बेसिकली इसमें प्रोमोटर्स, जिस भी कंपनी में प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा स्टेक है वो बेहतर होता है, क्योंकि उसमें प्रोमोटर का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। अब दोस्तों इस कंपनी की बेसिक पैरामीटर्स, बेसिक रेशियोज, फिनेंशियल्स देख लेते हैं। मोटा मोटा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनी जैसे नंबर 1 कंपनी है, दिख रहा होगा इस कंपनी की जो मार्केट कैप है 1,750,000 की, बहुत बड़ी मार्केट कैप है, सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी की 52 वीक हाई एंड लो की बात कर ले तो 2856 इसकी 52 वीक हाई है, और 1962 इसकी 52 वीक लो है। उस हिसाब से जबकि मार्केट काफ़ी गिरा है, लेकिन रिलायंस कुछ खास नहीं गिरा है। अगर 52 वीक हाई की आप बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये 10% गिरा है। वहीं इसकी PE देख ले तो वो 29% है, विच इज़ ऑल्सो ऑन अ हायर साइड, क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस अभी आप देखेंगे काफ़ी अच्छी रही है। तो PE इसकी 29 है, जबकि इंडस्ट्री की PE सिर्फ 4.7 है, क्योंकि सारी कंपनी एनर्जी सेक्टर में बेसिकली दे आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट। तो उस हिसाब से इंडस्ट्री की PE ओवरऑल कंसोलिडेटेड काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू रिलायंस PE। तो ये मोटा मोटा बेसिक इन्फॉर्मेशन। डिविडेंड यील्ड जो एक फ्लिप साइड है इसकी नेगेटिव है, 0.27% है, डिविडेंड काफ़ी कम देती है। अब दोस्तों जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, इमीडिएट 2 क्वार्टर की, 4th एंड 3rd क्वार्टर की हम लोग रिजल्ट इवेलुएट करेंगे, देखते हैं कि कंपनी की जो रिसेंट ट्रेंड है रिजल्ट में, सेल्स और प्रॉफिट कैसे रहा है। तो सेल्स की बात करें Q4 एंड Q3 में, तो ग्रोथ दिखा है Q4 में 39% की सेल्स ग्रोथ दिखी है विच सेम पीरियड लास्ट टाइम, और 3rd क्वार्टर की बात करें तो वहाँ बेहतरीन सेल्स की ग्रोथ दिखी है विच इज़ बाय 57%। ये हम लोग क्वार्टरली ग्रोथ की बात कर रहे हैं, विद ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें। जैसे 4th क्वार्टर में आपको सेल्स की ग्रोथ दिखी 39% 2021 में, तो 2020 के कंपैरिजन में ये 39% की ग्रोथ है, और 3rd क्वार्टर की ग्रोथ की कंपैरिजन करें तो 57 है। वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 4th क्वार्टर में
प्रॉफिट ग्रो हुआ है वह सेम पीरियड लास्ट ईयर 22% से और थर्ड क्वार्टर में 42% से। तो यहाँ बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है। सेल्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको दिखी है और प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है। हिस्टोरिकल सेल्स की बात कर लेते हैं, जहाँ हम लोग पिछले लास्ट ईयर, लेटेस्ट ईयर और पिछले 9 साल तक की डेटा की हम लोग पूरी इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो पहले सेल्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट पे भी आएंगे। तो अगर आप 9 साल की डेटा की बात करें, पिछले 9 साल से एनुअली कंपनी की सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट 7% से कैगर हो रही है। 7% से ईयर ऑन ईयर ये एवरेज ग्रोथ है। 5 साल की बात करें तो ये 18% है। 3 साल की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 7% है और पिछले साल की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 50% से ग्रो की है। वहीं अगर आप प्रॉफिट की बात कर ले, अगर पिछले 9 साल की बात कर ले तो ऑन एन एवरेज इसकी प्रॉफिट 13% से बढ़ रही है। पिछले 5 साल से 15% से बढ़ रही है। पिछले 3 साल से भी 15% से बढ़ रही है। और अगर पिछले लास्ट ईयर की बात करें तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 24% से बढ़ी है। तो सेल्स और प्रॉफिट हिस्टोरिकली भी काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है। सेल्स भी, टॉप लाइन भी ग्रो कर रही है और बॉटम लाइन भी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। तो ये दो पैरामीटर बहुत क्रूशियल होते हैं। आप इनिशियल क्वार्टर्स, जो रिसेंट क्वार्टर्स के सेल्स और प्रॉफिट स्टडी करें अच्छी तरह से, और उसके बाद आप हिस्टोरिकल डेटा भी स्टडी करें अच्छी तरह से। तो ये दोनों फ्रंट पर रिलायंस की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रही है। अब दोस्तों आगे हम लोग थोड़ा कंपनी के बारे में, उसके जो बैलेंस शीट के कुछ कंपोनेंट के लेके एनालाइज करते हैं। बेसिकली यहाँ मैंने एनालाइज किया है कंपनी के जो कैश और रिजर्व और दूसरे जो एडवांसेस है, जो इमीडिएट बेसिस में आप कैश को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हो गया रिजर्व इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने की है, और कंपनी के जो कैश बैलेंसेस है उसकी कंपैरिजन मैंने कंपनी के बोरोइंग से की है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों बोरोइंग से की है। तो ये बेसिकली एक आइडिया देगा कि कंपनी बैलेंस शीट में उसके जो करंट एसेट्स है जो 1 साल के अंदर कन्वर्ट होते हैं कितने ज़्यादा % से ग्रो कर रहे हैं। अगर 9 साल की बात करें तो ये मेरा एक अपना ही एनालिसिस है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो 20% से वो ग्रोथ किए हैं। 5 साल में ऑलमोस्ट 51% से ग्रो किए। 3 साल की बात करें तो 120% से ग्रो किए और 1 साल की बात करें तो 28% से ग्रो किया है। तो ये एक जो स्टडी मैंने किया है, ये बेसिकली कंपनी की बैलेंस शीट पोजीशन को स्टडी करने की एक कोशिश है और मेरे हिसाब से यहाँ फिगर्स कुछ ठीक ठाक दिख रहे हैं। और फाइनली दोस्तों यहाँ हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। काफ़ी लो है इस सेक्टर में, काफ़ी लो होता भी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 5 और 8% रेस्पेक्टिवली है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न डिटेल में देख लेते हैं। पिछले 1 साल में कहीं प्रोमोटर्स ने अपना शेयर कम तो नहीं किया है। तो वहाँ आप देख रहे हैं प्रोमोटर्स की मार्च 2021 में ऑलमोस्ट 50.5 थी और अभी भी ऑलमोस्ट 50.6 उतना ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। FII जहाँ तक आपको देखने में आया होगा इंडियन मार्केट से काफ़ी ज़्यादा एग्जिट किया है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिलायंस उसकी ज़्यादा कोई एग्जिट नहीं दिख रही है। 25.6 या 24 कुछ हद तक FII ने भी एग्जिट किया है, लेकिन कंपैरेटिवली कम किया है। और जो स्टॉक FII ने बेचा है वो मेनली गया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास। उनका मार्च 2021 में 12% था, अब वो बढ़ के 14% हो गया है, विच इज़ अ गुड साइन विच शोज़ दैट अवर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैव गॉट ह्यूज फेथ इन रिलायंस। वहीं पब्लिक की बात करें, मेरा और आप जैसे, उनका मोर और लेस 10.9 था और अभी 10.7 है, मोटा मोटा उतना ही रहा है। अब प्राइस की बात कर ले, जो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शेयर प्राइस मूवमेंट कैसे रही। अगर पिछले 5 साल की बात करें प्राइस की मूवमेंट की, तो ऑन एन एवरेज ये स्टॉक 32% से बढ़ा है। पिछले 3 साल की बात करें तो 25% से बढ़ा है और पिछले साल की बात करें तो अगेन 32% से बढ़ा है। ईयर टू डेट की बात करें तो ऑब्वियसली पूरी मार्केट डाउन रही है, लेकिन रिलायंस 2% से सिर्फ नीचे रहा है। तो अच्छी खासी स्टॉक मूवमेंट भी दिख रही है आपको। स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन ठीक ठाक इस कंपनी में दिख रही है। फाइनली दोस्तों यहाँ हम लोग एक मोटा मोटा एनालाइज करते हैं। अगर कंपनी की जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही उसी हिसाब से अगर आगे भी परफॉर्मेंस रही तो ये कंपनी किस तरह से रिटर्न्स देगी। तो हम लोग यहाँ 25% 3 साल का जो एवरेज स्टॉक एप्रिसिएशन है उसको पकड़ के चलते हैं। अगर आपने 25% के एप्रिसिएशन पकड़ लिया तो आपका 1 लाख रुपए 5 साल में बन जाएगा ऑलमोस्ट 3 लाख, और 10 साल में ये आपका ऑलमोस्ट 1 लाख बन जाएगा 9,27,000 के करीब।
तो दोस्तों ये इन डेप्थ एनालिसिस थी मेरे हिसाब से, जो बेसिकली कमिंग फ्रॉम द फिगर्स फ्रॉम बैलेंस शीट एंड P&L, वहाँ से हम लोगों ने इसका करंट परफॉर्मेंस भी देखा, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी देखा, और परफॉर्मेंस मोटा मोटा सही रहा, अच्छा रहा। आपसे भी यही गुजारिश है कि आप इस रिपोर्ट को अच्छी तरह से स्टडी करें और आप अपनी तरफ से भी एनालाइज करें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करके एनालाइज करके उसके बाद आपका इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए। हमारा काम है कि जो फिगर्स है उसको समराइज़ करके आपको प्रेजेंट करना, आपको उसका एक फेयर व्यू देना कि क्या रिलायंस में रिसेंट परफॉर्मेंस और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस सही रहा है या नहीं, जो हमने अपने तरफ से कोशिश की है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगा कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है आप ध्यान रखें कि हर सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करें, डाइवर्सिफाई करें। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि सिर्फ इक्विटी में ना रखें, और भी जगह आप इन्वेस्टमेंट रखें, डेट में भी थोड़ा रखें, प्रॉपर्टी में भी रखें, रियल इस्टेट, गोल्ड, हर जगह आपकी इन्वेस्टमेंट की डाइवर्सिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक करें, और आगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।